नमस्कार। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज बात उस शहद की जो हद दर्जे का खतरनाक मिला है। जी हां, देश में बिकने वाले कई नामी कंपनियों के शहद में खतरनाक मिलावट पाई गई है। वो भी ऐसी मिलावट जिससे शहद खाने वाले की सेहत को बड़ा खतरा हो सकता है। सारी दुनिया को जिस चीन ने कोरोना का अभिशाप दिया, उसी चीन ने ऐसे शहद की करतूत की है। वहाँ से हो रही ये मिलावट ऐसी है कि उसे पकड़ पाना आसान नहीं रहता है। ये भी पता चला है कि भारत में भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मिलावट के लिए सिरप बनाती हैं और उनसे आसानी से ऐसे सैंपल खरीदे जा सकते हैं जिनकी खराब गुणवत्ता को किसी जांच में साबित कर पाना इससे पहले तक संभव नहीं था। इन सिरप को आसानी से शुद्ध शहद में मिलाया जा सकता है और 50% तक शुगर सिरप की मिलावट के बावजूद ऐसे नमूने टेस्ट में पास हो जाते हैं। सेहत के नाम पर हो रहे ऐसे खिलवाड़ ने शहद का नियमित सेवन करने वालों को चिंता में ला दिया है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, मगर उससे पहले तफसील से जानिए कि ये मामला आखिर क्या है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भारत में लगभग सभी कंपनियों के शहद में भारी मिलावट के होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, भारत में शुद्धता के मानक भी इस तरह की मिलावट को पकड़ने में सक्षम नहीं पाए गए हैं। सीएसई ने खुद की गई लंबी जांच पड़ताल के आधार पर दावा किया है कि भारत के लगभग सभी प्रमुख ब्रांड के शहद के 77% नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। संस्था ने इस जांच पर जारी की गई एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि शहद की शुद्धता की जांच के लिए तय भारतीय मानकों के जरिए इस मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की कंपनियां ऐसे शुगर सिरप तैयार कर रही हैं जो भारतीय जांच मानकों पर आसानी से खरे उतरते हैं और भारत में शहद बेचने वाली कंपनियां अपने शहद में यही सिरप मिला रही हैं। सीएसई ने इस पड़ताल के लिए भारतीय बाजार में बिकने वाले शहद के 13 ब्रांडों को चुना। इनके नमूनों को सबसे पहले गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB में स्थित सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड CALF में जांचा गया। लगभग सभी शीर्ष ब्रांड शुद्धता के परीक्षण में पास हो गए, जबकि कुछ छोटे ब्रांड इस परीक्षण में फेल हुए। उनमें C3 और C4 शुगर पाया गया, जो चावल और गन्ने से मिलने वाली चीनी है। लेकिन भारत में परीक्षण में पास होने वाले इन ब्रांडों को जब जर्मनी के एक विशेष प्रयोगशाला में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR परीक्षण के द्वारा परखा गया तो लगभग सभी नमूने फेल पाए गए। CAC के अनुसार NMR परीक्षण वैश्विक स्तर पर मॉडिफाइड शुगर सिरप को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पड़ताल में पाया गया कि 77% नमूनों में शुगर सिरप के साथ मिलावट की गई थी। CSE की जांच में यह भी सामने आया है कि चीन की कंपनियां धड़ल्ले से ऐसे सिरप बेचती हैं जो शहद में 50 से 80% तक मिला देने के बाद भी भारतीय परीक्षणों में पकड़े नहीं जाते। अलीबाबा जैसी कंपनियों के वेब पोर्टलों पर खुलेआम यह दावे विज्ञापनों में किए जा रहे हैं। CSE ने इस मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और पाया कि चीन की कंपनियों से ऐसे सिरप आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। यह भी पता चला कि भारत में भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मिलावट के लिए सिरप बनाती हैं और उनसे आसानी से ऐसे सैंपल खरीदे जा सकते हैं। इन्हें आसानी से शुद्ध शहद में मिलाया जा सकता है और 50% तक शुगर सिरप मिलावट के बावजूद ऐसे नमूने टेस्ट में पास हो जाते हैं। साफ है कि मिलावट के इस खतरनाक कारोबार के तार बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, हम आपको ये बता दें कि पतंजलि और डाबर कंपनी ने इस बात का खंडन किया है कि उनके शहद अमानक स्तर के होते हैं। उन्होंने कहा है कि एक हमारे खिलाफ साजिश है। भारतीय जो उत्पाद हैं
उनको नीचा दिखाने की गरज से ऐसा किया गया है। अनादि टीवी की इस पेशकश का भी उद्देश्य किसी निष्कर्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की पड़ताल करना है कि यदि शहद जैसा बहुत गुणकारी, सेहत के हिसाब से लाभकारी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ भी शक के दायरे में है, यदि उसे मानवीय सेहत के लिए खतरनाक माना जा रहा है, तो फिर स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। बात करते हैं भोपाल में आयुर्वेद डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर पवन वर्मा से। पवन वर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात जो हो जाती है वो ये है कि शहद हर तमाम किस्म की बीमारियों के लिए ठीक माना जाता है। अब तो ये शुगर फ्री शहद तक का दौर आ गया है, लेकिन यदि सिरप में जो शुगर मिली हुई है यदि वही नहीं पकड़ी जा पा रही है, तो फिर शुगर फ्री में भी हो सकता है इसी तरीके की कोई ऐसी मिलावट हो रही हो जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा हो। जाहिर सी बात है ये सेहत से खेलने का बहुत ही खतरनाक एक ऐसा खेल है जिस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना ज़रूरी है। यदि इस बात की पुष्टि होती है कि वाकई इस किस्म की गड़बड़ी की जा रही है, यदि ये सत्य साबित हो जाता है कि यकीनन लोगों की सेहत के साथ इतने बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस दिशा में बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाना ज़रूरी है। डॉक्टर पवन वर्मा भोपाल में आयुर्वेद डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। आइए फ़ोन पर उनसे बात करके इस मामले को और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वर्मा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। डॉक्टर पवन वर्मा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस शुगर सिरप की बात की जा रही है वो एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से यदि उसे 50% तक मिला दिया जाए तो किस तरीके से मानव शरीर के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। पहली बात तो जो शुगर फ्री होता ही नहीं है, बेस शुगर का रहता ही रहता है। इसमें 80% दवाइयों में शुगर ये लोग डालते ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट की जो MRP होती है वो कम करनी होती है, जो उनकी लागत जो कॉस्ट आती है वो कम करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, है ना। बाकी जो मिठास लाते हैं ये लोग ये स्टीविया से थोड़ा बहुत, बाकी मुलेठी का उपयोग ये ज्यादा करते हैं और जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। जी जी हेलो जी हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं हम आपको। इस कारण से क्या होता है कि उसमें जो पूरे कंटेंट होने चाहिए, आयुर्वेद बहुत विस्तृत है। आयुर्वेद एक कंटेंट से कोई भी प्रोडक्ट का नहीं होता। और दूसरी बात कि एक ही वो कि कम से कम 50 लोगों 50 बीमारों में दिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट जान गए तो उसी प्रोडक्ट से ये पूरा एक कंटेंट तैयार कर देते हैं। बाकी अदर जो चीजें हैं उसको जो कि जो जो जो, जो मान लीजिए जो कॉस्टली सामान है, महंगी है उनको न डाल के जो सस्ते उनको डाल के लोग तैयार करते हैं जी। शुगर का, अब आप शुगर का बता रहे हैं जैसे शहद का, तो शहद में यही होता है कि ये लोग प्लास्टिक पेस्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत है कि शुगर लेवल बॉडी का बढ़ता जाता है, पता चलता नहीं पेशेंट को। शुगर पे आपने बता दिया तो शुगर तो बढ़ रही है ना, कंट्रोल। थोड़ी बहुत शुगर अगर आप ले रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि शुगर इंटेक हो रही है बॉडी में। लेकिन जब वही सब लंबे समय तक आप लेते हैं तो एक स्थिर हो जाता है। फिर कोई भी दवा आप लेते हैं तो तुरंत असर नहीं करती है, फिर उसके बाद से उसके डोज बढ़ाए जाते हैं लोग। जी जी। डॉक्टर वर्मा, एक सवाल यहाँ पर बहुत मौजू और हो जाता है, क्योंकि जब कोरोना का जब प्रसार शुरू हुआ देश में तो सबसे पहली जो 2-3 चीज़ें की गई उनमें के कहा गया कि अगर आप नींबू का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरक लहसुन का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने इन चीज़ों का अपने खाने पीने में सेवन ज़्यादा करना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक बात ये भी कई जगह से कही गई कि शहद जो होता है वो ऐसी बीमारी से लड़ने में बड़ा कारगर है। तो जाहिर सी बात है कि शहद की भी डिमांड बढ़ी और हो सकता है कि उसके चलते इस तरीके की गड़बड़ी ज़्यादा की गई हो। एक मेडिकल विशेषज्ञ के तौर पे, क्योंकि आयुर्वेद में शहद का बड़ा महत्व बताया जाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई यदि शुद्ध शहद है तो वो कोरोना से लड़ने के लिए कितना और किस किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। अगर कोई प्योर शहद है तो कोरोना से लड़ने के लिए कारगर नहीं, कोरोना की कोई दवा नहीं है शहद खाली आपको क्या करेगा कि जो इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बॉडी में सेल से दवाइयाँ उसको रप्चर करेगा, बाकी उसका कोई रोल नहीं कोरोना में। कोरोना में कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है कि जो कोरोना में ही काम करेगा। काढ़े भी जो बताए गए काढ़े कोई ऑथेंटिक नहीं है, सबकी एक मात्रा जो होती है वो क्या होती है, निर्धारित होती है, लेकिन ये मात्रा नहीं बताते हैं। बस आप ले लीजिए, अब कितने लोग बोलते हैं नींबू शहद लीजिए, ये लीजिए, लेकिन हर चीज की एक मात्रा और एक लिमिट है।
दूसरा उसके पर्याप्त एक काल के साथ उसकी उसका जो अनुपान बताया गया है वो पूरा विस्तृत नहीं होता है। इस कारण से लोग बाग गुम 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 होते हैं कि ना भाई हमने तो आयुर्वेद लिया फिर हमें क्यों ऐसा इफेक्ट मिला, फिर वो आयुर्वेद की तरफ से भागता है गलत दिशा की तरफ, जबकि आयुर्वेद में है रिजल्ट। जी जी। है ना? तो ये गुमराह करने की बात थी कि इससे हो जाए सबकी मात्राएं सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, और अगर प्योर अगर शहद होगा तो उसका निश्चित ही पहचान ये होगा कि पहली बात तो वो जमेगा नहीं, उसके ऊपर वैक्स आएगी, ठीक है। दूसरा अगर पानी में डालेंगे जल में तो तुरंत नहीं मिले, नीचे आके बैठेगा थक्का, ये उसकी पहचान है। जी जी पहला जो सिम्टम जो नॉर्मल इंसान भी पहचान सकता है। जी जी जी। तो डॉक्टर वर्मा, अगर उस शहद में शुगर सिरप की मात्रा ज़्यादा है तो क्या उसे नकली कहेंगे या उसे मिलावटी कहेंगे? क्योंकि आपने जो पहचान के मापदंड मिलावटी कह बताए सकते हैं। हैं, जी मिलावटी कह सकते हैं उसको। जी क्योंकि इतनी मात्रा में देखिए, मिलावटी इसलिए कह सकते हैं कि आजकल के कृत्रिम बनने लगे हैं, है ना। हर चीज का एक ना वो होने लगा है, मतलब बहरूपीकरण कह लें या फिर उसका उसका डुप्लीकेट का कह लीजिए आप। सम मात्रा में अनुपान बना के ये लोग केमिकल कंपोजिशन से बना देते हैं, है ना। सिंथेटिक भी बनने लगे हैं शहद आजकल। इतनी मात्रा में सप्लाई करना पॉसिबल है, क्योंकि जो नेचुरल जो होता है छोटी मधुमक्खी का ये होता है। आजकल क्या होता है, उन लोग को ही प्रजनन करा के खेती करने लगे, खेती की तरह, तो आगे उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है। तो उसके अंदर जो इनको दिया जाता है ऐसा करने के लिए, चाहे फूल का चाहे कुछ कहीं भी स्टार्च का, तो कौन सा क्या कर रहा है डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कौन से फूल हैं, कौन सा क्या है, और वो फूल कौन सी ऋतु के हैं। पहले क्या होता है, जंगली शहद होते थे, उनकी तासीर दूसरी होती थी। अभी भी अगर आप इम्यूनिटी की बात करेंगे तो आपको छोटी मधुमक्खी का शहद बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन वो मिलता बहुत कम है। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि जो शहद मिल भी रहा है, यदि मान लिया जाए कि उसकी गुणवत्ता पूरी तरह ठीक है, तब भी यदि वो छोटी मक्खी का नहीं है तो उसका हाँ, उतना बेनिफिट नहीं मिल उतना पाएगा बेनिफिट जितना नहीं, मैंने छोटी मक्खी का वो शहद दे आपका सकता है जो कम मिलता है। 20%, 30-40% आपको मिलेगा, 60% उसमें वही रहता है, सिंथेटिक ही मिला रहता है, जी कोई जी सप्लाई पूरा नहीं कर सकता। जी जी। डॉक्टर पवन वर्मा, हमसे बातचीत करने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना भोपाल में आयुर्वेद डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पवन वर्मा का, जिन्होंने ये बताया कि छोटी मक्खी वाला जो शहद होता है वो ज़्यादा गुणकारी होता है, वो बहुत कम मिलता है। उनका ये भी कहना था कि यदि ये शुगर सिरप 50% तक वहाँ पर मिलाया गया तो निश्चित रूप से घातक है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको इंटेक करता है, जो इसका सेवन करता है, उसके शरीर के भीतर बगैर उसे पता चले शुगर की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। 50% बहुत बड़ा रेशो होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी जिस चीज़ को गुजरात की नहीं पकड़ पाया उसे जर्मनी की कंपनी ने पकड़ा, तो यकीनन ये मामला काफ़ी सीरियस है। इसके तार चीन तक जुड़े हुए हैं, और ये बात और गंभीर तब हो जाती है जब कोरोना काल के चलते शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए शहद के महत्व को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया। उसके चलते शहद की बिक्री बढ़ी है, उसका सेवन बढ़ा है और उसके खाने वालों की संख्या बढ़ी है। इतनी बड़ी संख्या के लोग यदि 50% तक शुगर सिरप वाला यदि शहद ले रहे हैं तो ये वास्तव में एक बहुत चिंता की बात है। उनकी सेहत पर आने वाले दिनों में इसके बुरे असर देखने के लिए मिल सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपक द्विवेदी वैज्ञानिक हैं, राज्य लघु वनोपज संघ से जुड़े हुए हैं। संजीवनी में क्वालिटी कंट्रोल का काम भी वो देखते हैं, और तमाम संजीवनी के जो उत्पाद हैं या राज्य लघु वनोपज संघ के जो उत्पाद हैं लोगों के लिए, उनके मॉनिटरिंग का भी काम करते हैं। डॉक्टर दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आगे बात करेंगे। डॉक्टर द्विवेदी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, डॉक्टर द्विवेदी से हम इस मसले पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से गुणवत्ता युक्त किसी शहद को बनाया जा सकता है, वास्तव में संभव किया जा सकता है। किस तरीके की जो गड़बड़ियां देखने मिली हैं, जो जर्मनी ने पकड़ी हैं, भारतीय कई कंपनियों को उसका दावा है कि उसने बेनकाब किया, हालांकि इन कंपनियों का कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश है, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं इनको बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा है। अब इसका सच्चाई जो भी हो, लेकिन कम से कम आज के इस घटनाक्रम के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा शहद क्या होता है,
अच्छे शहद से क्या क्या मदद मिल सकती है और ख़राब शहद की पहचान कर उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत अहम तत्व ये भी जानना है कि ये ख़राब किस्म का शहद जो है आखिरकार इसका सेवन करने वालों की सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है। हम ये देखते हैं बाज़ार में या खुलेआम जो लोग शहद बेचने वाले निकलते हैं, कई बार उनकी क्वालिटी पर संदेह किया जाता है। ये कहा जाता है कि वो लोग उसके अंदर गुड़ का पेस्ट मिला देते हैं जो खुला शहद बेचते हैं। एक जगह से छत्ता तोड़ तोड़ कर जो लोग छोटे मोटा इसका धंधा करते हैं। लेकिन अब ये मामला बहुत गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कई नामी गिरामी ऐसी कंपनियों की भी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है जिनके लिए माना जाता था कि इनके जो उत्पाद हैं वो A1 श्रेणी के हैं। नंबर उनके कोई कभी संदेह नहीं किया जा सकता उनके उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर। बावजूद उसके जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं उसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और जहाँ तक चीन की बात है तो आपको याद दिला दे, चीन वो देश है जिस पर ये आरोप कई सबूतों के साथ लग रहे हैं कि उसने ही पूरे विश्व में कोरोना का प्रसार किया। और चीन अपने व्यवसायिक हितों के लिए पहले भी कई किस्म की ऐसी चीज़ें कर चुका है। उसने भारतीय बाज़ार को अपने यहाँ के उन उत्पादों से पाट दिया था जो उसके यहाँ खतरनाक श्रेणी में माने गए थे। इसका नतीजा ये हुआ था कि कई ऐसे उत्पाद भारतीय बाज़ारों में प्रोडक्ट्स आ गए थे जो सस्ते थे, लेकिन उनके सेवन के बाद लोगों को, उनके इस्तेमाल के बाद लोगों को तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। चीन से आई जो लाइट्स थी वो बिहार में कई शादियों में लगाई गई और उनके संपर्क में आने वाले कई लोगों की आंख की रोशनी तक जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इस बात में कोई बहुत ख़ास शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि चीन ने अपने इस तरीके के भी किसी ख़राब प्रोडक्ट को भारतीय बाज़ारों में उतारा हो। तो डॉक्टर दीपक द्विवेदी के साथ हमारा संपर्क जुड़ गया है। साइंटिस्ट हैं डॉक्टर दीपक द्विवेदी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जी, आपका आने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर द्विवेदी, सबसे पहली बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, भारतीय क्वालिटी कंट्रोल की पूरी प्रणाली एक तरीके से संदेह के दायरे में डाल दी गई है। इतना बड़ा लैक्यूना आम जनजीवन की इतनी ज़रूरी चीज़ के साथ किसी तरीके से पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर द्विवेदी? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है क्वालिटी कंट्रोल का। हनी की बात करें, शहद जो है वो आम जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है। और जब से कोविड, जैसे आगे आपने बताया कि जब से कोविड का समय आया है तो लोगों ने अपने शरीर की तरफ ध्यान देना ज्यादा शुरू किया है और बॉडी इम्यूनिटी के लिए अल्टरनेटिव रेमेडीज जो भी हमारे प्राकृतिक रूप से दी जाती रही हैं उसको जीवन में उन्होंने जोड़ा। अब शहद के साथ में क्या समस्या है कि शहद बेसिकली क्या है, आपने पुराने जमाने का वक्त देख ले और वर्तमान का देख लें, शहद जो है वो हनी बी से प्रोड्यूस होता है। मतलब ये नेचुरल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है और पहले तो ये जंगलों में ही पाया जाता था। बाद में जब इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, लोगों का रुझान ज्यादा था कि भाई हम वो यूज करते हैं, तो बी कीपिंग एक प्रोसेस शुरू हुई। बी बोर्ड, जो नेशनल बी बोर्ड है, उसने बी कीपिंग और मधुमक्खी पालन के थ्रू शहद का प्रोडक्शन बढ़ाया। तो बेसिकली जो नेचुरल शहद होता है, नेचुरल शहद जो जंगलों में पाए जाने वाले, जिसको वाइल्ड हनी बोलते हैं या आप कहते हैं फॉरेस्ट हनी बोलते हैं, उसमें और जो बी कीपिंग वाले जो हनी है उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है। इसी तरीके से जो आपने एक मुद्दा उठाया कि हनी में मिलावट हो रही है, शहद के अंदर जो मिलावट हो रही है उस मिलावट को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर बी कीपिंग के दौरान जब हम फीडिंग करा रहे हैं, हनी बी को जो फीड कराया जा रहा है, वो सब्सटेंस अगर इननेचुरल है, मतलब आर्टिफिशियल शुगर है, तो जो हनी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर ऑलरेडी शुगर की मात्रा ज्यादा रहेगी। लेकिन जो फॉरेस्ट हनी है उसके अंदर इस तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जो हनी बी होती है वो फॉरेस्ट में नेचुरल तरीके से जो परागकण होते हैं उसके माध्यम से हनी का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये समझना पड़ेगा कि जो हनी है, हनी नेचुरल हनी है, उसमें आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो कंटामिनेटेड है या वो खराब है। अब आता है क्वालिटी चेक पॉइंट्स की बात, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मानक है जिसको कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, क्वालिटी कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड। अब वो क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड है वो 18 पैरामीटर पे डिसाइड किया गया है कि उसमें कुछ 18 एक पैरामीटर है जिसमें कि उसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए, उसके अंदर फ्रक्टोज ग्लूकोज रेशो कितना होना चाहिए, उसका टोटल रिड्यूसिंग शुगर कितना होना चाहिए।
इन सब कई सारे मानकों को आधार बनाकर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि इसको टेस्ट किया जाएगा और इस मानक पे पूरा होने के बाद ही इसको मार्केट में बेचा जाएगा। अब बात आती है आर्टिफिशियली हनी को तैयार किया जाना और फ्लेवरिंग करना। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि चाइना से कुछ एक शुगर है, मतलब शुगर का बेस है और उसमें शुगर की मिलावट कर दी जाती है, मतलब 50% शुगर और 50% बेस मिला के। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इस तरीके से है कि जो नेचुरल हनी है उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि हनी भी उसको प्रोड्यूस करेंगी और हनी भी जितनी ज्यादा छत्ते बनेंगे नेचुरली उतने ज्यादा हनी प्रोडक्शन होगा और उसको प्रोसेसिंग करके आप मार्केट में बेचेंगे। बी कीपिंग में आप बी कीपिंग कर रहे हैं और साथ में फीडिंग करा रहे हैं, तो ड्यूरिंग फीडिंग मतलब जब हनी बी को फीड करा रहे हैं उस समय कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, और कॉस्ट चूंकि ज्यादा आ रही है और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मिलावट का काम करते हैं। अब मिलावट जो है वो किस तरह की है, एक तो मिलावट जैसे पहले किया जाता था कि हनी को पतला कर देते थे, उसमें पानी मिला देते थे, उसमें केन शुगर मिला देते थे, मतलब जो गन्ने से निकलने वाली शुगर है उसको मिला देते थे, तो लेकिन वो पकड़ में आ जाती थी। अभी क्या किया है, इसमें कैटेगरी है जिसको मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताऊं, C3 और C4 ये कार्बन के एक सब्सटेंस है। अगर मैं बात करूं C4 की, तो C4 मतलब C3 नेचुरली पाया जाता है हनी में और C4 आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि जो शुगर की जो मिलावट है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में ही एक अपना गजट मॉडिफाई किया है, जिसको उन्होंने ऐड किया है कि जो राइस सिरप है वो मेन एडल्ट्रेंट साबित हो रहा है हनी के अंदर। राइस सिरप ब्राउन राइस से बनने वाला एक सिरप है जिसके अंदर माल्टोज, मेल्ट्रियोज और ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, ब्राउन राइस हिंदुस्तान में भी, एशिया में भी काफी ज्यादा होता है, चाइना में भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, ब्राउन राइस को कुकिंग करते हैं, बॉईल करते हैं एंजाइम के साथ प्रेसिपिटेट करके और उसका ब्राउन सिरप बनाया जाता है जिसको राइस सिरप बोलते हैं। ठीक है, वो काफी मीठा होता है और वो उसको ऐड किया जाता है हनी के अंदर ताकि हनी की स्वीटनेस बढ़ी रहे और हनी 50%, मतलब अगर आप देखें 200 ग्राम हनी होगा तो उसमें 100 ग्राम आप राइस सिरप मिला देंगे तो आपकी जो कॉस्ट है जो हनी की है वो कम हो जाएगी, तो आप सस्ती दर पे हनी बेच सकते हैं। तो ये मार्केट, जो सस्ता मार्केट बनाने का जो प्रयास किया गया है उसके कारण हनी के अंदर मिलावट बढ़ती जा रही है। अभी जो आप जिस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, सीएससी की जो रिपोर्ट है, बेसिकली सीएससी एक प्राइवेट बॉडी है और उसने अपना एक खुद का एनालिसिस किया है जिसको कि उन्होंने ये बताया कि जर्मनी की लैब में वो फेल हो गए हैं हनी के सैंपल। देखिए, एनएमआर जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक प्रोसीजर है जिसमें कि हनी की टेस्टिंग करी जाती है। अब ये एनएमआर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हिंदुस्तान में बनता नहीं है, कई कंपनियां हैं जो वो बनाती हैं और वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एनएमआर का उपयोग बढ़े हनी टेस्टिंग में। अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो एडवांस मशीनरी और एडवांस चीजों की उपयोगिता बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि इतनी ज्यादा डरने वाली बात है देश के सभी नागरिकों को और आपके दर्शकों को भी कि इतना भयंकर रूप से मिलावट हो रही है। हाँ, मिलावट हो रही है, अच्छे ब्रांड्स में भी कई सारी कमियां आ रही हैं, लेकिन उसको अगर मॉनिटर किया जाए गवर्नमेंट की बॉडीज के द्वारा और उनके खुद के क्वालिटी कंट्रोल मानकों के द्वारा, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कुछ डरने वाली, बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं। लेकिन डॉक्टर द्विवेदी, एक बात तो फिर भी डराती है, हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से न डरें भले ही, लेकिन एक बात तो फिर भी डराती है कि हमारे देश की एजेंसियां जिन खामियों को नहीं पकड़ पाई उन्हें जर्मनी में जाके पकड़ा गया, इतनी सफाई से मिलावट की गई कि पता ही नहीं चल पाया। तो ये तो डॉक्टर द्विवेदी एक शहद का मामला है, हो सकता है और भी के प्रोडक्ट्स में जिनका मीठे से संबंध रहता है, स्टीविया या मोलेटी जो नेचुरल एलिमेंट्स रहते हैं, उनकी जगह ऐसे ही कुछ और ख़तरनाक काम किया जा रहा हो। क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हैं तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं पकड़ जा सकती है गड़बड़ी जो जर्मनी ने पकड़ी। इस पर हम थोड़ा आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें दो दो पहलू हैं, आप थोड़ा समझेंगे। बेसिकली जो सीएससी की रिपोर्ट है इसको कई कंपनियों ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे मैं डाबर की बात करूं, पतंजलि की बात करूं और दूसरी कंपनियों ने भी सीएससी की रिपोर्ट को माना नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आप कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमारे जांच करा के आप ये क्लेम कर दें कि हमारे प्रोडक्ट खराब है, पहली चीज। दूसरा, जर्मनी की जिस लैब की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर उसको टेस्टिंग हुआ है, उस लैब का नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब बात आती है त्रिपाठी जी की
किस पैरामीटर पे टेस्टिंग करी गई है और किस तरीके से टेस्टिंग करी गई है। ठीक है, कई बार रिपोर्ट्स आप मैं मतलब उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई बार रिपोर्ट किसी प्रायोरिटी के आधार पर भी अगर जनरेट कर दी गई हो तो हमारे देश की जो नामी गिरामी कंपनियां उनके नाम भी खराब हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से ना देखें, हम इस तरीके से देखें कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और एफएसएसआई जो डिपार्टमेंट है, वो इन ब्रांड्स की टेस्टिंग करे और एक्रीडेटेड लेबोरेटरी से उन ब्रांड मतलब उन शहद की टेस्टिंग कराने के बाद फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या वास्तव में इसमें इस तरह की मिलावट की गई है। पहली बात। दूसरी बात यह कि शहद के साथ ही ये चीज नहीं है, जैसे आपने बताया कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऑयल में भी कई सारी मिलावटें आ रही हैं, आप दूसरे प्रोडक्ट्स लें, दवाइयों में भी बहुत मिलावटें आ रही हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इस पे प्रशासनिक और सरकार का ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने गाइडलाइंस को स्ट्रांग बनाएं, आप अपनी टेस्टिंग को स्ट्रांग बनाएं और आपकी जो टेस्टिंग बॉडीज हैं वहां पर आपके अच्छे उच्च गुणवत्ता युक्त उपकरण हो और उन पे काम करने वाले अच्छे लोग हों, ताकि आप मॉनिटरिंग स्ट्रांग रखें। क्योंकि मिलावट जहां भी कमी मिलेगी वहां मिलावट आसानी से व्यक्ति करने का प्रयास करेगा। चाइना के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना बहुत कम दाम पे आपको मिलावटी सामान अवेलेबल करा देता है। आप उसमें गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज होती है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में चूंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है तो उसका कंजम्पशन ज्यादा है, तो लोग आसानी से उसको कंज्यूम कर लेते हैं। बात है यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी की, जो रेगुलेटरी बॉडी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो स्ट्रांगली काम करेगी तो इस तरह की मिलावट को बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। जी जी। तो डॉक्टर द्विवेदी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिसका आपका बात का सार निकल के सब सामने आया कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिपोर्ट फाइनल नहीं मानी जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि लेबोरेटरी का नाम डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। तो तीसरी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक अहम चीज़ तो सामने आती है, आम जनता को ये समझना होगा कि यदि शहद जैसा बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा प्रयासों से, बहुत कठिनाई के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट यदि आपको कहीं सस्ते दाम पर मिल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें मिलावट की चीज़ रही होगी। डॉक्टर द्विवेदी, हमसे जुड़ने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के वैज्ञानिक डॉक्टर द्विवेदी को, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मिलावट के प्रकरण मामले हो सकते हैं, हो सकता है कि शहद में इस तरीके की चीज़ें की जा रही हों, लेकिन उनका ये भी कहना था कि क्वालिटी कंट्रोल के मामले में और सख्त कदम उठाकर एनएमआर परीक्षण जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें और ज़्यादा डेवलप करके लोगों को इस तरीके के ख़तरों से बचाया जा सकता है। शहद मीठा होता है और मिठास उसकी कई बार लोगों को बीमारी से दूर करने, शरीर को स्वस्थ रखने का कारण बनती है, लेकिन यदि इसी शहद में बुरी नीयत का कड़वापन मिल जाए और वो भी किसी मिठास के तौर पर, तो मामला वाकई बहुत संजीदा हो जाता है। यदि इन कंपनियों पर लगे आरोप सही हैं, यदि चीन पर लगे आरोप सही हैं, तो निश्चित रूप से इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। किसी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं प्रभु पटेल।